हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 2 नवंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, आपको इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनना है क्योंकि ये लेक्चर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आपको चाहिए इस लेक्चर का पीडीएफ तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों, आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8602319713 और दूसरा नंबर है 8770536009। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधीय नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? आंसर है इसका राहुल गुप्ता को। दोस्तों, भारतीय अमेरिकी हैं कौन? राहुल गुप्ता। तो इनको अमेरिका की सीनेट ने राष्ट्रीय औषधीय नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी है। दोस्तों, राहुल गुप्ता व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी का नेतृत्व करने वाले पहले डॉक्टर बन गए हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें राहुल की, तो राहुल जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन में मेडिसिन विभाग में क्लिनिकल प्रोफेसर पर काम कर चुके हैं। यानी कि जो अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन है, उसके मेडिसिन डिपार्टमेंट में ये क्लिनिकल प्रोफेसर के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो राहुल गुप्ता है उनका अमेरिका में बहुत ही बड़ा नाम है और वो अमेरिका की राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक के रूप में अब काम करेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अमेरिका में भारतीयों की किस प्रकार से नियुक्ति की गई है और कौन कौन से लोग वहां के उच्च पदों पर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम डिस्कस करेंगे। वैसे नाम तो बहुत ही अधिक हैं, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट नाम ही डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अमेरिका की अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो भारतीय मूल के लोग अमेरिका की कुल जनसंख्या का 1% है, जो कि दोस्तों बहुत ही बड़ा नंबर हो जाता है कि अमेरिका की जितनी आबादी है उसका 1% भारतीय मूल के लोग हैं। तो इस प्रकार से अमेरिका में जो भारतीय हैं उनकी उपस्थिति भी बहुत अधिक है और ये बहुत बड़े बड़े पदों पर, ऊंचे ऊंचे पदों पर काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा नाम है कमला हैरिस का। कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति है और दोस्तों, कमला हैरिस का संबंध इंडिया से है। तो ये बहुत ही बड़ा नाम है भारत के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। दोस्तों, बाइडेन के प्रशासन में नीरा टंडन को व्हाइट हाउस कार्यालय में प्रबंध और बजट निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अगला नाम है डॉक्टर विवेक मूर्ति का। तो डॉक्टर विवेक मूर्ति को बाइडेन प्रशासन में अमेरिकी जनरल सर्जन के पद पर नॉमिनेट किया गया है। इसके अलावा वनीता गुप्ता को विधि मंत्रालय यानी लॉ मिनिस्ट्री में एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। दोस्तों, विदेश सेवा की पूर्व अधिकारी हैं उजरा जया। तो इन्हें असैन्य सुरक्षा, लोकतंत्र और मानवाधिकार के लिए अवर विदेश मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है। दोस्तों, याद रखिएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। और वहां के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 53 मैच में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो दोस्तों, आंसर है इसका राशिद खान। तो अफगानिस्तान के बॉलर हैं राशिद खान। तो वो अब T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। दोस्तों, उन्होंने जो विकेटों का शतक है वो 53वें इंटरनेशनल T20 क्रिकेट मैच में लिया है। दोस्तों, हाल ही में T20 का वर्ल्ड कप हो रहा है, तो वहीं पर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। खास बात यह है कि राशिद खान के नाम वनडे इंटरनेशनल में भी सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड है। साल 2018 में अपने 44वें वनडे इंटरनेशनल में राशिद खान ने 100 विकेट लेने का कारनामा किया था। यानी दोस्तों, 44 ओडीआई में इन्होंने 100 विकेट लिए थे और 53 T20 मैचों में इन्होंने 100 विकेट लिए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो राशिद खान है वो कितने अच्छे प्लेयर हैं अफगानिस्तान के लिए। और दोस्तों, इससे पहले T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड था श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज लसित मलिंगा के नाम। मलिंगा ने T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने के लिए 76 मैच खेले थे, यानी 76 मैच में 100 विकेट लिए थे। लेकिन राशिद खान उनसे कहीं अधिक आगे निकल गए हैं। उन्होंने 53 मैच में 100 विकेट लिए हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कितने करोड़ लोगों का कोई भी स्वास्थ्य बीमा नहीं है? आंसर इसका 40 करोड़। दोस्तों,
नीति आयोग के द्वारा एक लेटेस्ट में रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह पता चला है कि भारत की कम से कम 30% आबादी या 40 करोड़ लोगों के पास कोई भी स्वास्थ्य बीमा नहीं है। तो नीति आयोग ने इन लोगों को क्या कहा है, मिसिंग मिडल कहा है। और दोस्तों नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि जो स्वास्थ्य बीमा है वो सबके लिए जरूरी कदम होता है। दोस्तों इसमें यह कहा गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं जो कि खेती किसानी से लगे हुए हैं या मजदूरी कर रहे हैं, उनके पास किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य बीमा नहीं है। यानी सबसे अधिक अगर आपको मिसिंग मिडल मिलेंगे तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही मिलेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं नीति आयोग की, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? थिंक टैंक कहा जाता है। नीति आयोग की स्थापना सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और संघवाद को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। दोस्तों नीति आयोग भी योजना आयोग की तरह एक गैर संवैधानिक निकाय है। दोस्तों नीति आयोग की अगर हम संरचना की बात करें यानी इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है और 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। 2 आंशिक कालिक सदस्य होते हैं जो कि अग्रणी विश्वविद्यालय से संबंधित होते हैं या अनुसंधानिक संगठनों से संबंधित होते हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 4 पदेन सदस्य भी होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब बात कर लेते हैं कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों योजना आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार हैं। और उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? आंसर है इसका स्कॉटलैंड। दोस्तों स्कॉटलैंड का ग्लासगो शहर है, तो उसमें रविवार से शुरू हुआ है संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन। तो इस शिखर सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के सर्वोत्तम उपायों पर चर्चा के लिए लगभग 200 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। तो याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है, किस देश में हो रहा है? तो स्कॉटलैंड में हो रहा है। और स्कॉटलैंड के किस शहर में हो रहा है? तो ग्लासगो में हो रहा है। दोस्तों इस सम्मेलन को हम COP26 के नाम से भी जानते हैं। अब 13 नवंबर तक यह सम्मेलन चलेगा। दोस्तों COP का अगर हम अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यह जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर रूपरेखा तैयार करता है और एक सम्मेलन का आयोजन करता है। अब जो पहला आयोजन है इसका यानी जलवायु शिखर सम्मेलन जो है वो पहली बार 1995 में आयोजित किया गया था, लेकिन इससे पहले भी साल 1992 में जापान के क्योतो शहर में एक बैठक हुई थी जिसमें शामिल देशों ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई थी। इन देशों ने साल 2015 में पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यानी जो 1992 में जापान के क्योतो शहर में जो देश शामिल हुए थे उन्होंने ही साल 2015 में पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों 2015 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए सम्मेलन में इस सदी के अंत तक यानी जो एक सदी है 20वीं सदी 21वीं सदी, उसमें ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस यानी 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों 2015 में जो पेरिस समझौता हुआ है उसमें सभी देशों के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस सदी के अंत तक यानी इस जब ये सदी का अंत होगा उसके अंत तक हम ग्लोबल वार्मिंग को 2 सेल्सियस कम कर देंगे। यानी जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है उसको हम 2 डिग्री सेल्सियस कम कर देंगे। दोस्तों अब हम जानते हैं कि ये जो सम्मेलन होता है उसमें एक हाई लेवल सेगमेंट होता है। अब वो सेगमेंट क्या होता है यानी हाई लेवल सेगमेंट क्या है, यानी कि जो जलवायु शिखर सम्मेलन है उसमें हाई लेवल सेगमेंट होता है। तो उसको भी हम समझ लेते हैं कि ये हाई लेवल सेगमेंट क्या होता है। तो दुनिया भर के 100 से अधिक नेता सोमवार और मंगलवार को यानी कि अगर हम बात करें 2 नवंबर और 3 नवंबर को शिखर सम्मेलन की शुरुआत में भाग लेने जा रहे हैं, जिसे ही हाई लेवल सेगमेंट कहते हैं। यानी कि जो दुनिया के टॉप लीडर हैं जब वो आपस में मिलते हैं तो उसे हम हाई लेवल सेगमेंट कहते हैं। इन नेताओं में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन होंगे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन होंगे और जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल होंगी। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। किसमें? हाई लेवल सेगमेंट में। दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है।
दोस्तों इसके पहले आपको एक सूचना बता दें कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप लाइक जरूर करिएगा और इसके अलावा दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आपसे किसी दिन का करंट अफेयर्स आप उसको नहीं सुन पाते हैं तो आप दूसरे दिन जरूर सुनिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जब हम उसकी डेली रिवीजन करते हैं या डेली तैयारी करते हैं तभी वो तैयार हो पाता है। एक दिन में कभी भी करंट अफेयर्स तैयार नहीं होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर से सुनते हैं। क्या है क्वेश्चन? हाल ही में किसे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला गया है? यानी हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है संजीव कपूर। यानी संजीव कपूर जो हैं वो राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी, जिसे हम एनडीए बोलते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो उसके कमांडेंट के रूप में संजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने असित मिस्त्री का स्थान लिया है। संजीव कपूर की बात करें तो संजीव कपूर को दिसंबर 1985 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था, जब से वो देश की सेवा ही कर रहे हैं। तो अब वो एनडीए के कमांडेंट के रूप में शामिल हो गए हैं, यानी कि एनडीए के कमांडेंट बन गए हैं। दोस्तों एनडीए का कमांडेंट मतलब जो उसको कमांड करता है एनडीए को। अब हम बात कर लेते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए की। तो इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1954 को हुई थी। अब इसकी स्थिति कहाँ है दोस्तों? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी है, उसकी स्थिति, उसकी लोकेशन क्या है? तो उसकी लोकेशन है खड़कवासला, पुणे, जो कि महाराष्ट्र में है। दोस्तों एनडीए का काम क्या होता है? तो राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी का काम होता है थल सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेटों को प्रशिक्षित करना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये भी सुनिएगा कि पहले एनडीए की परीक्षा में महिलाएं शामिल नहीं होती थी, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला लिया गया है उसमें अब ये कहा गया है कि एनडीए की परीक्षा में महिलाएं भी शामिल होंगी। तो ये सबसे बड़ा निर्णय था अब तक सुप्रीम कोर्ट का। अभी हाल ही की बात करें तो उन्होंने एनडीए के बारे में ये सबसे बड़ा फैसला लिया था कि एनडीए में महिलाएं भी अब शामिल होगी। तो इस साल जो परीक्षा करवाई है एनडीए ने उसमें महिलाएं शामिल हुई हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम 1 नवंबर की करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। यानी कल का करंट अफेयर्स हम उसका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि कल का अगर हम करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे तो हमें कल के भी क्वेश्चन याद रहेंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 को जारी किया गया है। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा स्टेट है? आंसर है इसका कर्नाटका। दोस्तों हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया है? आंसर है इसका साउथ कोरिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस स्टेट में देश के सबसे बड़े एरोमेटिक गार्डन यानी सुगंधित गार्डन का उद्घाटन किया गया है? आंसर है इसका उत्तराखंड। दोस्तों हाल ही में किस संस्था के द्वारा वीर गाथा परियोजना यानी वीर गाथा प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? तो आंसर है इसका सीबीएसई। हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे कब मनाया गया? आंसर होगा इसका 31 अक्टूबर को। तो दोस्तों ये थे 1 नवंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आप इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम उन प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ध्यान से सुनिएगा। एनडीए यानी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की स्थापना कब की गई थी? दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है? तीसरा क्वेश्चन है, क्रिकेटर राशिद खान का रिलेशन किस कंट्री से है? और चौथा क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो इन सभी प्रश्नों के आप आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब हम वो नाम डिस्कस करते हैं जिन्होंने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं। तो उनमें पहला नाम है योगेश कुमार का, दूसरा नाम है विष्णु सोलंकी और तीसरा नाम है अशोक साहू। तो दोस्तों इन सभी लोगों ने बहुत ही सटीक आंसर दिए हैं कल के, और ये लोग रेगुलर क्लास में भी रहते हैं। आप भी रेगुलर क्लास में रहिएगा दोस्तों, आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। आप स्टडी कर को खबरिया फॉर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। दोस्तों आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर उनकी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको अगर अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में छूट चाहिए तो उसके लिए आप एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। क्या यूज करना है दोस्तों? राजा नंबर 1। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।